दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 12 पेशकश मीरे कारवां। फिर मैंने अपने चेहरे के तासरात से ये जाहिर किया जैसे अचानक मुझे कोई इंतहाई अहम बात याद आ गई हो। मैंने बड़ी ही सूरत से उठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। फिर इससे पहले कि उन दोनों में से कोई मुझसे सवाल करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ड्राइंग रूम से निकल आया। चंद लम्हात के बाद मैं फरीद पाशा के सामने बैठा था। उसने हैरत से मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ वजदान, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। आपने सदफ को मेरे बारे में क्या बता दिया है, मैंने उससे पूछा। हमारे दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं हुई, वो मेरी कैफियत को भांपते हुए बोला। कल तुमने यहाँ आने से पहले फोन पर मुझे बताया था कि अपने हेरहा डीएसपी औरंगजेब की कोठी पर हो और डिनर के बाद आओगे। फिर रात वाले वाक़े के बाद तुम्हारी जुबानी मुझे पता चला कि कल जब तुम सदफ और नादिया के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे तो सिकंदर से तुम्हारी वहां पे मारा मारी हुई थी। मैं तो यही समझा कि सदफ वगैरह तुम्हारे दोस्तों में शुमार होते हैं। वो एक लम्हे को सांस लेने की हाथ रुका, फिर बात जारी रखते हुए गोया हुआ, तुम्हारी नींद के दौरान में जब 2-3 मरतबा तुम्हारे लिए सदफ का फोन आया और उसने अपना तारुफ के जेल में बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है, तो मैंने उसे तुम्हारी दोस्त ही समझा और इस हवाले से उसकी यहाँ आमद पर मैंने उसे ट्रीट किया है तुम्हारी दोस्त की हैसियत से। ये तो उनसे बातचीत के बाद मुझे मालूम हुआ कि नादिया सदफ की कजन और डीएसपी की बेटी है। हमारे दरमियान अब तक नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू हुई है। मैं समझ नहीं सका कि तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या कोई गड़बड़ हो गई है। अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई पाशा साहब, मैंने तामुल करते हुए कहा, लेकिन कोई भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आप ये बताएं कि नॉर्मल अंदाज में आप लोगों के दरमियान किस किस्म की बातें हुई हैं, खास तौर पर सदफ ने आपसे और आपने सदफ से क्या क्या कहा है। सच्ची बात तो ये है कि मुझसे सदफ ही ने गुफ्तगू की है, वो ठहरी हुई आवाज में बोला। नादिया ने जैसे अपने होंठों पर खामोशी सजा रखी है, उसकी हैसियत मुझे सामल बाबा से ज्यादा महसूस नहीं हुई। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद वो दोबारा गोया हुआ। सदफ से भी कोई खास बात नहीं हुई। उसे फिल्म इंडस्ट्री और गांव का माहौल देखने की ख्वाहिश जाहिर की। वो फिल्म की शूटिंग और देहात के फितरी माहौल को देखने की शायक है और मुझसे फरमाइश की है कि मैं इस सिलसिले में उससे तावन करूं। फिर आपने क्या कहा, मैंने सवालिया नजरों से पाशा की तरफ देखा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैं क्या कहता वजदान, जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री और गाँव देहात की सैर मेरी रसाई में है, मैं तुम्हारी दोस्त को कैसे इनकार कर सकता था। मैंने सदफ से वादा किया है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। आपने इसे ये तो नहीं बताया कि मैं कल रखा वाली रवाना होने वाला हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपके गाँव सैयदपुर जाने वाला हूँ। नहीं, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो कतियत से बोला। फिर पूछा, वजदान, मैं अभी तक तुम्हारी और सदफ की दोस्ती को किसी मुरव्वजाने में फिट नहीं कर पाया हूँ और तुम्हारी हालिया पूछताछ से अंदाजा होता है कि तुम सदफ पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। पाशा साहब, सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद अभी तक सदफ के बारे में हतमी राय कायम नहीं कर सका हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। उसकी हैसियत मेरी एक दोस्त की सी है, लेकिन मैं अपने निजी मामलात इससे शेयर नहीं कर सकता। हमारी मुलाकात को चंद रोज से ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता उसे साहल या रखा वाली के मामलात की भनक भी पड़े। तुम इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ वजदान, पाशा ने तसल्ली अमीज लहजे में कहा। तुम इन दोनों से निबट कर फारिग हो जाओ, फिर तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। मैंने जरूरी बातों के जिक्र पर चौंक कर फरीद पाशा को देखा। वो मेरी सवालिया नजरों का मतलब समझते हुए बोला, इन बातों का ताल्लुक सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन और चौधरी नवाजिश अली से है। सिक्योरिटी गार्ड और चौधरी नवाजिश में क्या ताल्लुक हो सकता है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, वो वजाहत करते हुए बोला। मेरे पास तुम्हारे लिए इन दोनों से मुतल्लिक कुछ अहम इतलात हैं। मैं फरीद पाशा के पास से दोबारा ड्राइंग रूम में आने लगा तो एक ख्याल के तहत मैंने पाशा से कहा, अगर कल मेरा यहाँ से रवाना होना यकीनी हो जाता है तो मेरे जाने के बाद सदफ आपके कान और दिमाग खाएगी, लेकिन आप किसी भी सूरत उसे मेरे प्रोग्राम और अज़ाइम के बारे में नहीं बताएंगे। अलबत्ता अगर मुमकिन हो तो उसे एक आध फिल्म की शूटिंग दिखाने जरूर ले जाएं। मैंने कहा ना, तुम इन मामलात को मुझ पर छोड़ दो। मैं सदफ से होने वाली मुख्तसर गुफ्तगू से उसके मंसूबा जात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। यार, मैं एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। आला क्वालिटी के अदाकारों से दिन रात मेरा वास्ता रहता है। मैंने फनकारों के कौन कौन से रंग ढंग नहीं देखे, तरह तरह की कहानियां
और उन कहानियों में आने वाले पेचीदा पोचीदा मोड़ों पर मेरी निगाह रहती है। मैं एक चावल को देखकर देख का हाल बता सकता हूँ। तुम्हारी कहानी के तमाम गोशे भी मुझ पर आश्कार हो चुके हैं। बात खत्म करते ही उसने मानीहेज अंदाज में मुझे देखा। उसके देखने में बड़ी ही खतरनाकी पिन्हा थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी नजर से मेरे दिलो दिमाग की स्कैनिंग कर रहा हो। मैंने मोहतात अंदाज में दरियाफ्त किया, मसलन कौन से गोशे? घबरा गए। वो मेरी हालत के पेश नजर एक नीचा कहका लगाते हुए बोला, यार तुम्हारा मामला तो खुली किताब की मानिंद है। ये एक हीरो और दो हीरोइन की कहानी है। हीरो एक हीरोइन की तलाश में दुनिया जहां की हाक छानता फिर रहा है, जबकि दूसरी हीरोइन उसकी तवज्जो हासिल करने और उसके दिल तक रसाई पाने के लिए उसका साया बनने की कोशिश में है। हीरो जिसे चाहता है वो उससे दूर है, और जो हीरो को चाहती है हीरो उससे दूर भागता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसके सवाल में बड़ी ही शिद्दत थी। मैं मुकम्मल तौर पर इनकार न कर सका, इसलिए सिर्फ इतना कहा, पाशा साहब आपका ख्याल बड़ी हद तक दुरुस्त है, मगर मैं किसी फिल्मी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, मगर लगता है सदफ के पास बहुत फुर्सत है। ये इसका पागलपन है, मैंने जोर देकर कहा। वो एक बेवकूफ और सरफिरी लड़की है। पता नहीं क्यों मैं सदफ के लिए उस वक्त हाथ से सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर बैठा था। मैंने पाशा को बताया कि सदफ मेडिकल के फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। कुछ अरसे बाद उसके इम्तिहानात होने वाले हैं और इस जुनूनी लड़की को इस नाजुक मौके पर मोहम जोई की सूझी है। पाशा ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, वजदान दिल के मामलात में इंसान को बहुत दूर की सूझती है। अहम और गैर अहम के लिए उसका अपना म्यार होता है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर सकता है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तंबीही अंदाज में बोला, नोट कर लो वजदान, आगे चलकर ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। क्या आपने इसका जायचा खींचा है या इसके सितारों की चालें नाप कर बता रहे हैं? मैंने नीम मजाहिया अंदाज में कहा। वो बड़े ही पुरमानी अंदाज में नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वजदान, मैं कोई नजूमी या दस्तशनास नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ मर्दम शनास हूँ, और ये बात मैंने अपने तजर्बे और सदफ के तेवर देखने के बाद कही है। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस कहानी पर एक सुपर हिट फिल्म जरूर बनाऊंगा। आप तो हर बात में फिल्म को लेके आ जाते हैं, मैंने उकताहट अमीज लहजे में कहा। वो बोला, यार मैं फिल्म वाला हूँ, मेरे दिन रात स्टूडियोज में गुजरते हैं, मैं अपने प्रोफेशन से बाहर कैसे आ सकता हूँ? ये तो मेरा ओढ़ना बिछोना है। थोड़ी देर रुककर उसने बड़े ही फलसफियाना अंदाज में कहा, तुम देख लेना वजदान, मेरा तज्जिया और मुशाहिदा सच होकर रहेगा। मैंने फरीद पाशा के पास से उठकर सदफ और नादिया के पास आ गया। सदफ झट से बोली, तुम अच्छे शरीफ आदमी हो, हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में सूख रहे हैं और तुम्हारी कुछ खबर नहीं। तुम तो मैं अभी आया कहकर गए थे और पूरे 20 मिनट के बाद लौटे हो। क्या कोठी से बाहर कहीं चले गए थे? ऐसा ही समझ लो। मैंने जान छुड़ाने की गरज से कहा। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुमसे मिलने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली। नादिया ने कहा, वजदान, ये सुबह ही से इधर आने की जिद कर रही थी। मेरे मशवरे पर इसने पहले तुम्हें फोन करने की कोशिश की। जब 2-3 मरतबा कोशिश के बाद तुमसे राब्ता न हो सका तो हम यहाँ चले आए। अब तुम खुद ही इससे पूछ लो ये तुमसे क्या चाहती है। नादिया का आखिरी जुमला बड़ा ही खतरनाक था। मैं सदफ से ये पूछने की हरगिज गलती नहीं कर सकता था कि वो मुझसे क्या चाहती है। उसे पहली मुलाकात से लेकर अब तक मुझे कदम कदम पर गड़बड़ाया था, और फरीद पाशा की पेशगोई ने तो मेरे कान यकबयक खड़े कर दिए थे। मैंने नादिया की तरफ देखते हुए आम से लहजे में कहा, ये अपनी जुबान से ही बता दे तो अच्छा है। मैंने अगर कुछ कहा तो फिर वजी और वजदान का झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो झगड़ा तो निबट गया वजदान, सदफ ने बड़े ही तफाहर से कहा। तुम्हारे वजदान होने में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही वजदान जो पिंक सिटी में वाक़या जयपुर इंडिया में पंडितों की ईंट से ईंट बजाता रहा है। तुम वही वजदान हो, फिर क्या मसला है? मैंने जल्दी से कहा। वजी और वजदान पर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो गया। टाइम फिश, अब मेरे पास क्या लेने आई हो? वो जवाब देने की बजाय बड़ी ही लगावट से मुझे देखने लगी। उसके अंदाज ने मुझे एक बेनाम सी जिंजलाहट में मुब्तला कर दिया। नादिया ने उसकी वकालत करते हुए कहा, वजदान, बात दरअसल ये है कि जब से सदफ ने फरीद अंकल के बारे में सुना है उसे एक जिद सी हो गई है, और तुम जानते ही हो ये कितनी जिद्दी है। मैंने हैरत अमीज नजर से सदफ को देखा। किस बात की जिद? वो अब भी खामोश रही। नादिया ने कहा, इस बात की जिद की ये फिल्म की शूटिंग और हालिस देहाती माहौल देखे बगैर वापस कराची नहीं जाएगी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए इतनी बेचैनी का मुजाहरा किया जाए, मैंने सरसरी अंदाज में कहा।
मैं फरीद साहब से सिफारिश करूंगा, वो इसे किसी सेट पर ले जाएंगे और फिल्म की शूटिंग दिखा देंगे। इस तरह उनके गांव जाने के प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है। सदफ बड़ी ही मक्कारी और खामोशी से मुझे तकती रही। इस मर्तबा नादिया ने बोलने में कुछ ताहिर की तो सदफ को लबकुशाई करना पड़ी। वजदान, मैंने तो फिल्म की शूटिंग और देहाती माहौल को देखने का इरादा तुम्हारी वजह से बांधा था। अब तुम ये क्या बेरूही का मुजाहरा कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम इसी मकसद से लाहौर फरीद अंकल के पास आए हो। मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। वो बोली, अगर वाकई तुमने गलत बयानी से काम नहीं लिया तो फिर हम दोनों इकट्ठे ये शौक पूरा करने के लिए कोई मुश्तरका प्रोग्राम बना सकते हैं। वो एक लम्हे के तवक्कुफ करने के बाद शिकायती अंदाज से मुझे देखते हुए कहने लगी, मगर तुम्हारी बातों से तो ऐसे जाहिर हो रहा है जैसे तुम मुझे दूध की मक्खी समझ रहे हो और फरीद अंकल से सिफारिश करके मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, और तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहते। मैंने इसकी शरारत अमेज बल्कि शर अंगेज बातों को इंतहाई तहम्मुल से सुना और निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो सदफ, मैं तुम्हें दूध की मक्खी समझता हूँ न कबाब में हड्डी। बात दरअसल ये है कि तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी कोई मुश्तरका प्रोग्राम नहीं बना सकता। मुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं होता, मेरे शामो सहर कब कहाँ और किसके साथ हो। तुम हाँ की जिद से बाज आ जाओ। अगर तुम वाकई किसी फिल्म की शूटिंग देखना चाहती हो या किसी देहात में जाकर वाकई देहाती माहौल का नजारा करना चाहती हो तो मैं इसको बंदोबस्त कर सकता हूँ। बोलो क्या कहती हो? उसने मुझे गहरी और वालहाना नजर से देखा, जैसे कह रही हो छोड़ूंगी नहीं। फिर जुबान से शिकस्त खुर्दगी की अदाकारी करते हुए बोली, ठीक है वजदान, तुम मेरी इन दो ख्वाहिशात की तकमील के लिए फरीद अंकल से सिफारिश कर दो। मैं इस सिलसिले में तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अलबत्ता उसने रुककर बड़ी ही मानेहिस नजर से मुझे देखा। मैं समझ गया कि वो किसी खास किस्म की अय्यारी के लिए पर तोल रही है। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अलबत्ता एक मामले में तुम्हें मुझसे ताउन करना होगा, शख्सी ताउन। शख्सी ताउन? मैंने चौंक कर उसे देखा, ये किस किस्म का ताउन होता है? उसने मुदबराना अंदाज में बताया, शख्सी ताउन से मेरी मुराद है जाती ताउन। मैं एक मामले में तुमसे जाती तौर पर ताउन चाहती हूँ और तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो मसला हल नहीं होगा। तुम्हें ऐसा कौन सा मसला दरपेश है? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में दरियाफ्त किया। वो बोली, मैं तुमसे कंगफू की कुछ टेक्निक्स सीखना चाहती हूँ। तुम खुद ही बताओ, गहरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर और तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये कैसे मुमकिन है? तुम ठीक कह रही हो, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए ताइदाना अंदाज में कहा। अभी तो मैंने खूब सैर होकर खाना खा लिया है, लिहाजा किसी किस्म की एक्सरसाइज और मश्क करना मुनासिब नहीं। ऐसा करो, तुम शाम में आ जाओ। तुम जो सीखना चाहोगी मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा। और कोई बात? वो कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा क्यों ना करें कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। मामू के घर के नजदीक ही एक खूबसूरत पार्क है। मैं जब भी लाहौर आती हूँ जॉगिंग और वॉकिंग के लिए इस पार्क में जरूर जाती हूँ, रेस कोर्स पार्क। तुम्हारा नजारा तुम्हारे लिए यादगार साबित होगा। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं शाम में फोन करके तुम्हें अपने प्रोग्राम से आगाह कर दूंगा, और अगर और कोई मसरूफियत ना हुई तो हम पार्क में मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गई। मैं उठकर फरीद पाशा के पास आ गया। हमारे दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू सदफ के बारे में हुई। फिर मैंने पाशा को याद दिलाया कि वो मुझे चंद अहम बातें बताने वाला था। उसे दोनों हाथ मलते हुए कहा, हाँ यार, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें हादम हुसैन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इस सिलसिले में एक अहम फैसला किया है। मैं कोई सवाल किए बगैर इस्तफसराना नजर से उसे देखता रहा। वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। हादम हुसैन मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। मैंने गुज़श्ता रात के वाक़े पर बहुत गौर किया है। तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं इसकी छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने हादम हुसैन की जगह एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम कर लिया है। क्या हादम हुसैन को यूं ही सूखा सूखा जाने दोगे? क्या मतलब वजदान? मैंने कहा, ये तो कोई बात ना हुई पाशा साहब। एक शख्स की गद्दारी और नमक हरामी के सबब आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले थे। अगर मैं बर वक्त मुदाखलत न करता तो वो कुछ हो जाता जिसके लिए आप किसी दूसरे को तो क्या, शायद खुद को भी कभी माफ न करते। इस नाकामयाब वारदात की राह हमवार करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में हादम हुसैन को उसके किए की सजा जरूर मिलना चाहिए, मगर अकरार जुर्म के बाद। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर मशवरा तलब अंदाज में बोला, इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? ये सिलसिला आप मुझ पर छोड़ दें। मैंने कहा, मैं चुटकी बजाने में उसकी जुबान खुलवा लूंगा।
आप ये बताएं, इस कोठी में कोई तहखाना वगैरह भी है? कोई ऐसी जगह जहाँ पैदा होने वाला शोर शराबा एक महदूद और महसूस जगह से बाहर न आ सके। उसने उलझनज़दा नजर से मुझे देखा और बोला, वजदान, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? आप फिक्रमंद ना हो पाशा साहब, मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। सब ठीक हो जाएगा, आप सिर्फ ये बताएं, आप मुझे मेरा मतलूबा मुकाम मुहैया कर सकते हैं? हाँ, इसी जगह का बंदोबस्त हो जाएगा, वो हिचकिचाहट अमेज अंदाज में बोला। मगर मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, पाशा साहब, इस सिलसिले में आप अपने जहन को ना उलझाएं। इंशाल्लाह आज की रात आदम हुसैन का बेद आप पर अया हो जाएगा। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देख कर रह गया। मैंने पूछा, रात आपने मुझे बताया था कि आप अपने छोटे भाई नवीद पाशा से फोन पर बात करेंगे। अफरा तफरी में मैं तो इस बारे में आपसे पूछना ही भूल गया। जब तक मुझे रखा वाली की खैर खबर नहीं मिल जाती, मैं आइंदा का लाहेमल नहीं बना सकता। कल सैयदपुर रवानगी भी इसी से मशरूत है। यार, असल में तुम्हें नवीद ही के बारे में बताना चाहता था, फरीद पाशा ने अपने महसूस लहजे में कहा। आदम हुसैन का जिक्र तो ज़मनन आ गया। मैंने रात तुम्हें शब्बा खैर कहने के बाद सैयदपुर फोन किया था। नवीद से मेरी तफसीली बात हुई है, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। आज 2 बजे के बाद वो मुझे फोन करके ताज़ा तरीन इतलात फराहम करेगा। उसके बाद ही कोई अमली इकदाम उठाने के बारे में शेड्यूल बनाएंगे। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, 2:15 तो बज रहे हैं। नवीद ने 2 और 3 के दरमियान फोन करने को कहा था। फरीद पाशा की बात खत्म हुई कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। तीसरी घंटी पर पाशा ने रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में और तबादले के बाद थोड़ी सी रस्मी अलैक्स लैक हुई। फिर पाशा ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझे बताया, नवीद का फोन है। उसके बाद दूसरी जानब गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। मैं पाशा के सामने बैठा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेता रहा। उसके साथ ही यकतरफा गुफ्तगू मेरी समात तक पहुंच रही थी। चंद लम्हात के बाद पाशा ने एक मरतबा फिर माउथ पीस को हाथ से हटा ढांपा और मुझसे पूछा, वजदान, कल दोपहर को रखा वाली चौधरी नवाज अली की हवेली में एक गैर मुल्की लड़की को पहुंचाया गया है। चौधरी का बेटा फैसल भी उसके साथ ही पहुंचा है। नवीद की इतलात के मुताबिक उस लड़की का ताल्लुक चाइना या थाईलैंड से हो सकता है। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी साथी का नाम साहिल है। क्या साहिल को? मैंने इसका जुमला खत्म होने से पहले ही इस तरारी अंदाज में कहा, हाँ, वही लड़की मेरी साहिल है। पाशा ने कहा, क्या साहिल का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं? उसका ताल्लुक दर हकीकत नेपाल के एक गांव से है। मैंने बताया, मुझसे वाबस्ता होने से कबल उसका नाम धन्नो था। मैंने उसका नाम तब्दील करके धन्नो से साहिल कर दिया। वो अपने नक्शो निगार से थाई या चीनी ही लगती है। साहिल के सुराग ने मुझे यकदम बेकल कर दिया था और इस बात का मुझे यकीन हो गया था कि साहिल को चौधरी नवाज अली की हवेली में पहुंचा दिया गया है। अब नवीद की फराहम करदा इतलात भी ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुंच गई थी। मेरा बस चलता तो मैं पहले ही फुर्सत में उड़कर साहिल तक पहुंच जाता। मुझसे तस्दीक के बाद पाशा अपने छोटे भाई से टेलीफोनिक बातचीत में मसरूफ हो गया। लगभग 5 मिनट की मजीद गुफ्तोशनीद के बाद उसने फोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने कहा, वजदान, नवीद आज रात किसी भी वक्त यहाँ पहुंच रहा है। कल सुबह तुम उसके साथ सैयदपुर रवाना हो जाना। आज रात हम तीनों मिलकर भरपूर मीटिंग करेंगे। अगर मेरी जरूरत हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा कि साहिल चौधरी की हवेली में पहुंच गई है, ये खुश आइंदा बात है। इस तस्दीक के बाद मेरी मंजिल का तयन हो गया। मेरा ख्याल है आपको हमारे साथ जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वैसे भी आपकी यहाँ मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। नायला भाभी ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो गई है। गुज़श्ता रात वाले वाक़े ने उसे अच्छा खासा मुतासर किया है। अगरचे वो खुद को बहुत ही संभाला देने की कोशिश करती नजर आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कोई मामूली वाक़या नहीं था। पूरी तरह संभलने में भाभी को कुछ वक्त लगेगा। हाँ वजदान, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। वैसे अगर मुझे तुम्हारे साथ सैयदपुर जाना पड़ा तो मैं नायला को भी अपने हमरा लेकर जाऊंगा। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। फिर हमारे दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होने लगी। इसी गुफ्तगू के दौरान में पाशा ने मुझसे पूछा, वजदान, तुम चौधरी नवाज अली के बेटे फैसल के बारे में कितना जानते हो? कुछ ज्यादा नहीं, मैंने जवाब दिया। पिछले दिनों कराची में इसका तस्करा सुनने में आया था। वो चौधरी के खास कारिंदे मियां जाहिद हुसैन से मिलने वहां गया था। फैसल के बारे में मुझे सबसे पहले डिफेंस सोसाइटी के बंगले B38 में पता चला था। गरे पिजारों वाले याकूब उर्फ कोबा की मुरम्मत के दौरान में उसने इंकशाफ किया था कि इन दिनों रखावाली से चौधरी नवाज अली का बेटा फैसल कराची आया हुआ है।
बाद अज़ा जब साहिल और मुमताज को बहादुराबाद चुरंगी से अगवा किया गया तो मुझे खबर मिली कि अगवा के बाद अगवा शुदगान को नीपा चुरंगी के नजदीक एक बंगले में पहुंचाया जाएगा। मैंने जब उस बंगले का हदूद अरबा नापने की कोशिश की तो इंकशाफ हुआ कि वो लोग कश्मीर रोड वाले एक बंगले में मुंतकिल हो गए थे। वहीं से मुझे ये भी मालूम हुआ कि फैसल और उसके हवारियों ने गुलशन वाले बंगले में रात गुजारी थी। इससे ज्यादा मैं फैसल के बारे में और कुछ नहीं जानता था। मियां जाहिद हुसैन को जहन्नम रसीद करते वक्त मैं ये न पूछ सका कि साहिल को किन लोगों के हमरा कराची से रखा वाली रवाना किया गया है। मेरा अपना कयास था कि ये मिशन फैसल की निगरानी में अंजाम दिया गया होगा और अब नवीद के फोन ने मेरे इस कयास की तस्दीक कर दी थी। फैसल का साहिल के साथ रखा वाली पहुंचना ही जाहिर करता है कि साहिल को मुझसे जुदा करने की तमाम तर जिम्मेदारी फैसल पर आती थी। मुझे ख्यालों में गुम देखकर फरीद पाशा ने कहा, इसका मतलब है कि तुम फैसल के बारे में वो कुछ नहीं जानते जिस तरफ मेरा इशारा है। आपका इशारा किस तरफ है पाशा साहब? मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। फरीद पाशा ने मानी है इस नजर से मुझे देखा। कैसा वादा? मेरे लहजे में उलझन थी। इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देता, नायला ने वहां आकर कहा कि अगर आप लोग पसंद करें तो चाय का एक दौर और चलाया जाए। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी है, फिलहाल इसकी तलब नहीं। यार तुम भी कमाल करते हो, पाशा अपने महसूस यार वाले अंदाज में बोला। चाय तो हमने आधा घंटा पहले ही पी थी। क्या वो अब तक पेट में रखी होगी? पानी और दीगर मशरूबात 10-15 मिनट के बाद मैदे से रुखसत हो जाते हैं, इसलिए चाय का दौर चलाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने ज्यादा जिद नहीं की और जब नायला ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वहां से चली गई तो मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो पाशा की जानिब मबजूल कर दी। वो मेरी निगाह में पोशीदा सवाल को समझते हुए बोला, देखो वजदान, हमारे दरमियान कायम होने वाली रफाकत को लगभग 17 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम अभी तक तकल्लुफ से काम ले रहे हो। मैं आपकी बात नहीं समझ सका पाशा साहब। बात यह है वजदान कि तुम्हारे मुंह से बार बार पाशा साहब का तकल्लुफ मुझे अच्छा नहीं लगता। फरीद पाशा दोस्ताना अंदाज में बोला, जब मैं तुम्हें बेतकल्फी से वजदान कहता हूँ तो तुम भी मुझे फरीद या फरीद पाशा कह सकते हो। ये साहब का दुम छला लगाना क्या जरूरी है? अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। हाँ ना यार, वो खुशदिली से बोला। हमारे दरमियान इत्तमाद और दोस्ती की फिजा कायम हो चुकी है। अगर हम बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह एक दूसरे को मुहातिब करें तो ज्यादा मजा आएगा। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने शरारत अमीज अंदाज में इजाफा किया, इस अंदाज से मुझे एक बड़ा फायदा भी हासिल होगा। मैंने जब उससे हासिल होने वाले फायदे के बारे में उससे इस्तफसार किया तो वो खुद ही बताने लगा, यार जब तुम मुझे पाशा या फरीद कह के मुहातब करोगे तो मैं समझूंगा मैं तुम्हारे ही बैच का हूँ। इस बैच में आते ही मेरी उम्र कम से कम आधी हो जाएगी। खुद को यंग मैन महसूस करना बड़ा ही मसरूर कुन होता है। ठीक है मिस्टर पाशा, मैंने बेतकल्फी से उसे मुहातब किया। मैं आइंदा तुम्हें खुशी देने का कोई मौका जाया नहीं करूंगा। ये हुई ना बात? वो नारा लगाने वाले अंदाज से बोला तो मैंने कहा कि अब तुम वहीं आ जाओ जहां से हमारी गुफ्तगू ने रुख मोड़ा था। तुम मुझे फैसल के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ फैसल, वो पुरमानी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, शायद तुम्हें नहीं मालूम, फैसल भी तुम्हारी तरह मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे वाकई ये बात मालूम नहीं। मैंने कहा, मेरे लिए तो ये खुशी का मुकाम है कि मेरे दीरीना दुश्मन का बेटा मार्शल आर्ट से वाकिफ है। फैसल से दो हाथ करने में खूब लुत्फ आएगा। फरीद पाशा ने कहा, चौधरी नवाजिश अली की सिर्फ 2 औलादे हैं, 16 साल साइका और 18 साल फैसल। फैसल ने यहाँ लाहौर ही के एक मार्शल आर्ट क्लब में ये फन सीखा है और बैरून मुल्क भी जा चुका है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो ब्लैक बेल्ट है। वंडरफुल, मैंने अपने वजूद में सनसनी महसूस करते हुए कहा। फैसल से सामना यकीनन यादगार की हैसियत हासिल कर लेगा। पाशा, तुम्हारे बयान से मैंने 2 अंदाजे लगाए हैं। नंबर 1, तुम्हारे शहर में अच्छे मार्शल आर्ट सेंटर्स हैं। नंबर 2, चौधरी नवाजिश अली का नेटवर्क यहाँ भी खासा फाल है। बात खत्म करते ही मुझे एहसास हो गया पाशा के सामने नेटवर्क का जिक्र करना मुनासिब नहीं था। अभी तक हमारे दरमियान चौधरी नवाजिश अली की स्मगलिंग ज़ेरे बहस नहीं आई थी। मेरी बात के जवाब में वो बड़े ही मानीहेज अंदाज में मुस्कुराया और बहुत ही मोहतात लहजे में सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे दोनों अंदाजे दुरुस्त हैं। हमारे दरमियान मजीद थोड़ी देर तक ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल होता रहा। फिर पाशा ने मुझसे कहा, मैं आज रात स्टूडियो नहीं जा सकूंगा, इसलिए बिखरे हुए काम का कोई बंदोबस्त करना होगा ताकि सेट पर मौजूद फिल्मों की शूटिंग मुतासर न हो।
इसलिए मैं तुमसे 2-3 घंटे की रुखसत चाहूंगा। फिर उसने रुककर मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है वजदान? मैंने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, मैं थोड़ी देर मजीद सोना चाहता हूँ। अगरचे मैं एक भरपूर नींद ले चुका हूँ, मगर अभी कसर बाकी है। पता नहीं फिर कब सोने का मौका मिले। अच्छी बात है, तुम भलाई मंजिल वाले बेडरूम में आराम करो, पाशा ने कहा, जब तक मैं टेलीफोनिक राब्ते पर अपने काम निपटाता हूँ। तुम्हें अगर मजीद किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो बिला तरद्दुद और बिला तकल्लुफ कोठी के मुलाजमीन को हुक्म दे देना। मैं पाशा के पास से उठकर ऊपरी हाबगाह में आ गया। मैं आमतौर पर दिन में सोने का आदी नहीं हूँ। पाशा से मैंने ये बात इसलिए की थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं तेजी से बदलते हुए हालात पर गौर करना चाहता था। फरीद पाशा और नवीद पाशा का तामुन अपनी जगह, लेकिन मुझे अपने लिए एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना थी जो सिर्फ और सिर्फ मुझ तक महदूद रहती। मैं अपनी नावाकफियत और अजनबी माहौल से आशनाई के जेल में पाशा बरादरान से जरूर मदद लेता और साहिल को चौधरी नवाजिश अली के चुंगल से छुड़ाना खालिस्तन मेरा मिशन था। मैं इस प्रोजेक्ट में किसी और का हिस्सा शामिल नहीं करना चाहता था। मुझे अपने जोरे बाजू पर कामिल भरोसा था। मैंने बेडरूम में दाखिल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर जैसे ही मैं पलटा, बेड पर अदाओं की देवी डार्लिंग को बराजमान पाया। जब मैंने कमरे में कदम रखा था तो वहां पर वो मौजूद नहीं थी, या थी तो किसी ऐसे जाविये से फरोकश थी कि मेरी नजर उस तक रसाई हासिल न कर सकी। बहरहाल मुझसे निगाह मिलते ही वो महसूस अंदाज में मुस्कुराई और म्याऊं की आवाज निकालते हुए एक लंबी जंप के साथ बेड से नीचे उतर आई। मैंने दानस्ता उसे नजर अंदाज किया और बेड की बजाय टेबल चेयर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो समझी मैं उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ा हूँ। वो अटकेलियों के अंदाज में उछल कूद करते हुए मुझसे दूर चली गई। मैंने आरामदेह कुर्सी पर खुद को गिराया और नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे साहिल का चेहरा रोशन हो गया। उस वक्त साहिल के चेहरे से वाकई एक नूर सा फूट रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इस शिद्दत से कभी किसी को नहीं चाहा होगा जितना मैं साहिल के लिए बेकरार था। वो मेरी रगे जां की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और इस नाजुक तरीन रग पर एक खून अशाम अफरीत चौधरी नवाजिश अली अपने नुकीले दांत गाड़े हुए था। मुझे उन सफाक दांतों को तोड़ना था, उन्हें जड़ से उखाड़ना था और अपनी साहिल को रिहाई दिलाना थी। साहिल की रिहाई में मेरी बका थी। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता क्यों साहिल के बगैर मुझे जिंदगी का तस्वुर मुहाल और अधूरा लगता था। हर इंसान अपनी तकमील चाहता है। मैं भी साहिल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। वो मुझे इतनी शिद्दत से याद आ रही थी कि दिल की नाजुक रगें टूटती हुई महसूस हुई। चौधरी नवाजिश अली बहुत ही काया और कमीना दुश्मन था। मैंने उसे जितना खबीस एस्टिमेट किया था वो 1000 गुना उससे बढ़कर था। पाकिस्तान के आमद के बाद मुझे इसकी ताकत और एहतियार का सही तौर पर अंदाजा हुआ था। वैसे तो उसने सिंगापुर और थाईलैंड में भी मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। खुद दरपर्दा रहकर अपने मोहरों की मदद से उसने मेरी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने की कोशिश की थी और मैंने बड़ी ही चाबकदस्ती से उसके मोहरों को पीटा था। मगर मेरे पाकिस्तान आने के बाद वो अचानक हद से ज्यादा गिर गया था। ताहम यहाँ भी मैंने उसे इतनी चोटें दी थी कि उसे हाथ चाटने के सिवा कोई काम नहीं रह गया था। खास तौर पर मियाँ जाहिद हुसैन का हशर किसी इबरत निगाह से कम नहीं था। मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की थी कि पाकिस्तान में मेरी आमद के बाद उसकी यही कोशिश रही कि मैं उस तक ना पहुंच सकूं। वो मेरे मिशन की राह में रुकावटें डालता रहा और मैं एक एक करके उन रुकावटों को साफ करते हुए उसके करीब पहुंच चुका था। चौधरी के इस तर्ज अमल या पॉलिसी से ये बात साफ वाज़ेह होती थी कि वो मुझसे खौफजदा है, बेहद खौफजदा। एक तरफ वो मुझे खुद से दूर रखना चाहता था और दूसरी जानब उसे उस दफीने की भी तलाश थी जिसकी कुंजी मेरे पास थी। वो दफीना तो अब उसके हाथ आने वाला नहीं था। आखिरी इतलात के मुताबिक मतरूक कुएं का कीमती राज यहूदियल नस्ल मिस्टर नील आर्मर की निगरानी में हासिल कर लिया गया था, जो बहुत जल्द शुएब गौरी तक पहुंचने वाला था और अब तक पहुंचाया जा चुका था। इस खजाने का एक हिस्सेदार मैं भी था। ये हिस्सा मुझे एक ऐसे शख्स से वसूल करना था जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का माहिर था। उस माहिर की महारत को मैं हर मुमकिन मुखरिज से खारिज करने का इरादा किए बैठा था। साहिल और चौधरी नवाजिश अली के बारे में सोचते हुए अचानक रखश ख्याल शुएब गौरी की तरफ मुड़ गया था। उसके साथ ही मुझे आस्तीन के उस शाम की कार फरमाइया याद आने लगी। शुएब का चेहरा मेरी नजर में जिस कदर मकरू शक्ल एख्तियार कर चुका था, उसके बाद उसके साथ जितना भी सफाक सलूक किया जाता कम था। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, इस कौम,
इस मुल्क और इस सरजमीन का भी मुजरिम था। ऐसे मुजरिमों का बड़ा ही भयानक अंजाम होना चाहिए। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर निगाह गाड़े बैठा है। मैंने बेख्तियार आंखें खोल दी। कमरे में कोई भी नहीं था, हत्ता कि डार्लिंग भी मुझे कहीं नजर ना आई। मैं अपने इस अछूते एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चीकी एडवांस मशकू ने मेरे बातनी हवास को बड़ी तेजी से बेदार करना शुरू कर दिया था और आए रोज मुझे नित नए तजर्बात हो रहे थे, मगर इन तजर्बात को रकम करने की मुझे मोहलत नहीं मिल रही थी। जिंदगी इस कदर मसरूफ होकर रह गई थी कि अपने बारे में सोचने के लिए बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिलती थी। दोबारा मुझे वही एहसास हुआ तो मैं कुर्सी से उठकर बैठ गया। उसी लम्हे मुझे अपने अकब में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उस जानब दीवार में एक खिड़की थी जिस पर दबीज पर्दे खींचे थे। पहले मैं यही समझा कि डार्लिंग मुझे छेड़ने के लिए किसी कार्रवाई में मसरूफ है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपना ख्याल तब्दील करना पड़ा। मैंने उस पर्दादार खिड़की के पीछे कदमों की चाप सुनी। कोई वहां से हट रहा था, दूर जा रहा था। वो इंसानी कदमों की चाप थी, लिहाजा इस आवाज को डार्लिंग के खाते में नहीं डाला जा सकता था। मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता था। जिस दौरान में मैं आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठा था, कोई खिड़की के पीछे छुपकर मुझे देखता रहा था। मैं खड़ा होकर नजदीक आया तो इस बात की तस्दीक हो गई। खिड़की के कोने से जरा सा पर्दा सिरका हुआ था जो पहली नजर में देखने में नहीं आता था, और वो पर्दा दानिस्ता सिरकाया गया था ताकि कमरे के अंदर मुझे वॉच किया जा सके, और यह हरकत किसी बैरूनी शख्स की नहीं हो सकती थी। इस आखिरी ख्याल ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया। मैं तेजी से सोचते हुए दरवाजे के पास आया। बोलट को मैंने आवाज पैदा किए बगैर गिराया और बाअस्तगी दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां कोई भी नहीं था। दरवाजे में खड़े होकर खिड़की का वो बैरूनी हिस्सा नजर आ रहा था जहां चंद लम्हे पहले मैंने गड़बड़ महसूस की थी, मगर अब वहां किसी गड़बड़ का तो क्या, गड़बड़ करने वाले की भी आसार मौजूद नहीं थे। मैं दरवाजा बंद करके बेडरूम में टहलने लगा और टहलते टहलते सोचने लगा मेरी खुफिया निगरानी की जरूरत किसे पेश आ सकती थी। फरीद पाशा और उसकी बीवी नायला को मैंने फौरन ही जहन से झटक दिया। उन दोनों से इस किस्म की हरकत की कोई तवक्का नहीं की जा सकती थी। उसके बाद घरेलू मुलाजमीन की तरफ ध्यान जाता था, जिसके बारे में सोचते हुए मैं सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन पर अटक कर रह गया। गुज़श्ता रात होते वाले वाक़े के बाद हादम हुसैन हिट लिस्ट पर था और आने वाली रात में उसका तिया पांचा में करने वाला था। मैं हादम हुसैन पर तवज्जो मरकूज किए हुए था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।